नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे विलेयता। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विलेयता। ठीक है, तो विलेयता क्या होती है कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या लिया है? निश्चित मात्रा में विलायक लिया है। ठीक है, निश्चित मात्रा में विलायक लिया है और जिस स्थान पर इसे हमने रखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पर निश्चित ताप। क्या है? ताप यहाँ का निश्चित है जहां पर ये बीकर रखा हुआ है और उसमें यानी कि विलायक में निश्चित मात्रा में विलायक है, निश्चित ताप है और उसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली है। क्या है? जब विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती तो हम क्या कहते हैं? इसे विलेयता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान होता है और ये अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग अभी समझ रहे हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम विलयन के अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है वो लिखते हैं। तो निश्चित ताप, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित विलायक की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो ये उदाहरण आपको दिख रहा है और ये डेफिनेशन दिख रही है। इसमें हम एक पॉइंट और लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? यह क्या होता है? यह जो विलेयता है वो तीन कारकों पर निर्भर करती है। इसके तीन फैक्टर होते हैं। तीन फैक्टर होते हैं, मैं एक सेंटेंस में लिख देता हूं। तीनों फैक्टर क्या है? विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति। एक तो ये फैक्टर है विलय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, और दूसरा क्या है? अगला ताप और एंड, यानी कि और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, विलय और विलायक की प्रकृति ताप और दाब पर निर्भर करती है। मतलब विलेयता जो है उसके 3 पॉइंट हैं। एक तो विलय और विलायक की प्रकृति कैसी है,
ठीक है। तो उस पर विलेयता निर्भर करती है, दूसरा ताप पे निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो दाब का ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन ताप का बहुत महत्व है इसमें विलेयता में, अभी आगे देखेंगे आएगा, ठीक है। तो ये थी विलेयता। अब देखते हैं आगे कि विलेयता हम इस चैप्टर में 2 प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार हैं इसके? ठोसों की, द्रवों में विलेयता, ठीक है। दूसरी क्या है? नंबर 2, नंबर 2 है गैसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। द्रवों में विलेयता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ठोसों की द्रवों में विलेयता मतलब ये कि यहाँ पर जो विलय है वो ठोस है और जो विलायक है वो द्रव है। वही कंडीशन यहाँ पर है कि जो गैस है वो विलय है और जो द्रव है वो विलायक है, ठीक है। तो इसे हम हटाते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके इन्हें, ठीक है। इसे नंबर 1 पढ़ेंगे अभी हम। तो हमारा नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठीक है। तो ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि सभी ठोस सभी द्रवों में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि सभी ठोस सभी द्रवों में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या है? सभी ठोस सभी ठोस सभी ठोस सभी द्रवों सभी ठोस सभी द्रवों में घुलनशील नहीं होते हैं। चलिए अब इसका उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये प्रूव कर पाएंगे कि आप कि सभी ठोस सभी द्रवों में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव कर पाएंगे? तो आपके पास उदाहरण है, देखिए H2O प्लस, ठीक है, या फिर ये छोड़ो H2O मतलब कि NaCl, ठीक है। देखते हैं तो NaCl, ठीक है, नमक मतलब ठोस होता है, ठीक है। द्रव की बात करते हैं तो इसे नमक को जब हम क्या करते हैं जल में घोलते हैं, पानी में, ठीक है, H2O में, तो ये क्या करता है आसानी से घुल जाता है। क्या होता है? आसानी से घुल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं शुगर, ठीक है, चीनी, शुगर, चीनी को जब हम क्या करते हैं जल में घोलते हैं तो C12H22O11 प्लस और इसे जब हम शुगर को क्या करते हैं पानी में घोलते हैं, क्या करते हैं पानी में घोलते हैं
तो ये आसानी से क्या होता है, ठीक है, घुल जाता है, ठीक है, घुल जाता है, ये आसानी से घुल जाता है, ठीक है। आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसी का उदाहरण है, ठीक है। जबकि देखो ये दोनों जो ठोस हैं, ठीक है, जो कि विलय हैं, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी, अब इसका मतलब ये तो घुल जाते हैं, जबकि इसी में देखो जरा, ठीक है, जबकि पानी की बात करते हैं, पानी में हम लेते हैं नेप्थलीन C10H8, ठीक है, और इसे क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो ये क्या करता है, नहीं घुलता है, ठीक है, घुलता नहीं है, ठीक है, नहीं घुलता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद और भी उदाहरण है, ये नहीं घुलता है, तो जैसे कि एल्थ्रोसिन ले लें, ठीक है, सॉरी एल्थ्रासिन, ठीक है, एल्थ्रासिन ले लें, जैसे कि C14H10 प्लस H2O, ठीक है। इससे जब पानी में घोलते हैं तब भी क्या होता है, ये भी घुलता नहीं है, क्या होता है, घुलता नहीं है, ठीक है, ये नहीं घुलता है, ठीक है। अब इसके बाद इधर देखते हैं, ये हो गया है। अब दूसरा क्या करते हैं, हम इसका नाम भी लिख देते हैं, ये इसे बोलते हैं नेप्थलीन, क्या बोलते हैं, ठीक है, नेप्थलीन, इसे क्या बोलते हैं, एल्थ्रासिन, एंथ्रासिन, ठीक है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं जरा, अब जब NaCl को हम क्या करते हैं, बेंजीन में C6H6 में घोलते हैं, तो ये नहीं घुलता है, क्या होता है, घुलता नहीं है या नहीं घुलता है, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, घुलता ठीक है नहीं है, ठीक है। इसी तरह से जब हम शुगर को क्या करेंगे, शुगर को बेंजीन में घोलेंगे तो ये फिर से नहीं घुलेगा, तो C12H22O11 प्लस C6H6, इससे जैसे ही हम इसमें घोलते हैं तो ये घुलता नहीं है, क्या करता है, ये घुलता नहीं है, ये नहीं घुलता है, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं जरा, इसमें आ जाओ, ठीक है, नेप्थलीन में C10H8 प्लस C6H6, जैसे ही इसमें मिलाते हैं वैसे ही क्या करता है, घुल जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर जो हम इसकी बात करें एंथ्रासिन की, ठीक है, तो C14H10 प्लस C6H6, ठीक है, बेंजीन है ये, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजीन। जैसे ही इसे इसमें घोलते हैं तो ये फिर से क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। ये है आपके उदाहरण, ये क्या है, उदाहरण, ठीक है, ये उदाहरण है। सभी ठोस सभी द्रवों में घुलनशील नहीं होते हैं, ये प्रूफ हो रहा है इन उदाहरणों से, क्योंकि नमक पानी में, शुगर पानी में आसानी से घुल जाता है, जबकि जो नेप्थलीन होता है और जो
एंथ्रासीन होता है वो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं, जबकि एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नमक और शुगर पानी में नेप्थलीन में बेंजीन में आसानी से नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला अगला पॉइंट है इसी का, वो क्या है देखिए जरा। ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है, घुलता है। और इसी को और भी एक लिख सकते हैं, अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है दोनों। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय आपको समझना है बस, और कुछ नहीं, यही उदाहरण है इसके। ठीक है, ये जो उदाहरण है इसके लिए उदाहरण आप लगा दीजिए NaCl प्लस H2O, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो NaCl होता है वो भी ध्रुवीय होता है, और जो जल होता है वो भी ध्रुवीय होता है। ठीक है, ध्रुवीय का मतलब होता है कि ऐसा कंपाउंड यौगिक जो आयनिक फॉर्म में हो। ठीक है, मतलब आयन उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय कहते हैं। ठीक है, अब वो चाहे विलय हो तो ध्रुवीय विलय हो गया है, चाहे विलायक हो तो वो ध्रुवीय विलायक हो गया है। जैसे आप देखेंगे जो NaCl होता है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये ध्रुवीय हो गया है, मतलब पोलर हो गया ना। इस पे अगर जो इसके अंदर बॉन्ड भी जुड़ा होता है तब भी इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के कारण। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता के कारण। ठीक है, क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, सोडियम की अपेक्षा क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे होता क्या है? ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? तो इसका मतलब ये होता है विद्युत ऋणात्मकता की कि जो साजे का इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर साजे के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर अधिक होती है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। मतलब खींचने की पावर या आकर्षित करने की पावर जो होती है उसी को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा उदाहरण क्या बनेगा? तो इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा है, ये भी है, यही है। ठीक है, क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, ये इनमें आयन नहीं उत्पन्न होते हैं इसमें, ये ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, C6H6। ठीक है, ये आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हमने यहाँ पर एक चीज सीखी है, वो क्या है? वो ये है, हम कह सकते हैं समान को घोलता है, समान को घोलता है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक सेंटेंस निकल के आया है कि समान को घोलता है। ठीक है, समान को घोलता है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? पोलर हैं, ध्रुवीय होते हैं, इसलिए आसानी से घुल जाते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे ये हटाएं हम, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसमें अभी और भी है, आगे क्या है वो देखिए जरा। ठीक है, विलीनी
विलीनीकरण। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। विलीनीकरण क्या होता है? ठीक है, जब विलायक में विलय को डालते हैं तो वो क्या करता है? घुलने लगता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसी को, बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं चलो एक चित्र भी अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, जब विलायक में विलय को डालते हैं तो वह क्या करता है? तो वह घुलने लगता है, घुलने लगता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं भाई? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? विलीनीकरण। इस क्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या करें आप? ठीक है, पानी ले और उसमें शुगर डाल दें, चीनी डाल दें और थोड़े हिलाएं तो वो क्या होगा? विलीन हो जाए ना, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो गई है? घुल गई है उसमें। ठीक है, घुल गई, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विलीनीकरण कहते हैं। ठीक है, अब विलीनीकरण से क्या होता है? विलीनीकरण से ठीक है क्या होता है? विलय की सांद्रता में वृद्धि होती है। ये भी लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर, चलो विलीनीकरण दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में क्या है? विलायक है, और इसी में मैंने क्या मिलाया है? इसी में हमने क्या मिलाया है? शुगर डाल दिया। जैसे शुगर डाला तो शुगर का टुकड़ा होगा, ये क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में विलीन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, घुलना क्या हो रहा है? ठीक है, घुलना, घुल रहा है कि नहीं? ठीक है, घुल रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? विलीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विलीनीकरण कहेंगे। अब विलीनीकरण हो रहा है तो इसका मतलब इस विलायक में जो शुगर है उसकी सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ? विलय की सांद्रता में क्या हो गया है? क्या होगा? विलय की सांद्रता में वृद्धि होगी, मतलब विलय की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, विलय की सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, अब विलय की सांद्रता अगर जो बढ़ी तो फिर क्या घटना घटित होगी वो देख लीजिए। तो फिर क्या उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। अब मैं देखता हूं यहां पर, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? क्रिस्टलीकरण हो जाता है। क्या होता है? इसी समय ठीक है, इसी समय विलय के कण, ठीक है, इसी समय जैसे ही विलय की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसी समय विलय के कण क्या होते हैं? विलय के कण जो होते हैं, विलय के कण, हाँ ठीक है, विलय के कण ठोस विलय के कणों से जुड़कर ठोस
विलय के कणों से जुड़कर विलयन से पृथक, अलग लिखो, विलयन से अलग हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ऐसा क्यों होता है तो वो देखिए। अब देखो यहाँ पर समझ लीजिए इसे, हमने जैसे इसमें शुगर मिलाना स्टार्ट किया, मिलाते 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 क्या होगा, तो इसमें विलय की सांद्रता में, विलय क्या है? विलय यही तो है भाई, ये क्या है? विलय है। तो विलय की सांद्रता में, इसमें विलय की सांद्रता में क्या होगी? वृद्धि होगी, वृद्धि बढ़ेगी विलय की सांद्रता। अब विलय की सांद्रता बढ़ेगी अगर जो, तो फिर क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी जैसे कि ये शुगर है और इसमें कुछ मात्रा में शुगर घुल चुकी है, उसके कण जो घुल चुकी है उसके कण, और जो ये है बड़ा सा ठोस कण उसके कण, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में इसके पास आके ये इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, मतलब जुड़ गया। तो जुड़कर क्या हो जाए, ये जुड़कर यहाँ पे जुड़कर और क्या करे, यहाँ पर नीचे आके बैठ जाए, ठीक है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन एक और समझिए, उसे क्या कहते हैं। अब एक चीज और यहाँ पर बहुत ही लॉजिक वाली चीज है, वो क्या है देखिए जरा। विलीनीकरण मतलब इस विलायक में शुगर जितनी गति से घुल रहा है, ठीक है, और इसी विलयन में जो क्रिस्टलीकरण है, ठीक है, मतलब जितनी गति से क्रिस्टल बन रहे हैं उन दोनों की गति जब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जितनी मात्रा में विलीनीकरण, या फिर हम कह सकते हैं जितनी गति से विलीनीकरण हो रहा है उतनी ही गति से क्रिस्टलीकरण हो, तो हम क्या कहेंगे, इसे गतिक साम्य कहेंगे। क्या कहेंगे? गतिक साम्य कहेंगे, ठीक है। ये क्या हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, गतिक साम्य कहते हैं, ठीक है, गतिक साम्य कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब गतिक साम्य होता है, गतिक साम्य क्या होता है, गतिक साम्य होता है उस समय जो विलय की सांद्रता होती है वो स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो मैं यहाँ पे ये सेंटेंस एक लिख दूं, गतिक साम्य पर विलयन में विलय की सांद्रता स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। गतिक साम्य पर विलयन में, और जोड़ दो यहाँ पर, विलयन में विलय की सांद्रता स्थिर रहती है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस थी, यही प्रोसेस क्या है, यही प्रोसेस जो है वो गैसों, ठीक है, यही प्रोसेस गैसों की द्रवों में विलयता पर लागू होती है। गैसों की द्रवों में विलयता पर लागू होती है। यही नियम सब लगते हैं जब हम द्रव में गैस को घोलते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तब भी यही देखेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। संतृप्त और असंतृप्त विलयन बचे हुए हैं, वो इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो और अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें पसंद आए तो, नहीं तो डिसलाइक या लाइक डिसलाइक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नमस्ते।